आज हम अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट। और पेमेंट चैप्टर जो है जीएसटी के अंदर ये लगभग हमारा कुछ ऐसे कह नहीं सकते कि पक्का पक्का एग्जाम में आता है। पिछले एक दो अटेम्प्ट के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया था और वो 3-4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन था। अदरवाइज इसका एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं है। आना चाहे तो एमसीयू के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आ सकती है, वो भी इस चैप्टर से बिलोंग करती है। तो खैर आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है हमें फॉर्मेट देखने हैं। तीन हमारे पास जो है लेजर होते हैं जिनका फॉर्मेट देखना है। एक होता है ई क्रेडिट लेजर जिसका फॉर्मेट हमें देखना है, दूसरा होता है ई कैश लेजर जिसका फॉर्मेट हमें देखना है, और तीसरा होता है ई लायबिलिटी लेजर, नहीं बोलते उसको रजिस्टर बोलते हैं, पता नहीं क्यों, उसका भी हमें फॉर्मेट देखना है। तो ई कैश लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? वैसे कैश एक एसेट है, बट इसको हम ठीक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि एसेट जो है वो कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट। तो जब भी एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, बट यहां ई कैश जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जब भी जो है क्या कहते हैं ई कैश बढ़ेगा तो हम उसको जो है क्रेडिट करके चलेंगे। देखो ये कहां लिख रखा है हमारे पास। तो जब भी ई कैश बढ़ेगा तो हम उसको करके चलेंगे, ये रहा अगले पेज पे लिख रखा है, पेज नंबर 2 पे। तो जब भी हमारा ई कैश बढ़ेगा तो हम इसको जो है अपना क्रेडिट करके चलेंगे, और घटेगा तो हम डेबिट करके चलेंगे। अब बढ़ेगा किस वजह से? बढ़ेगा इस वजह से कि आपने पीएमटी 06 चालान भरा होगा और कैश ऐड किया होगा तो बढ़ेगा। घटेगा किस वजह से? जब इसको आप यूज करोगे क्या करने के लिए? जब भी अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए, चाहे आरसीएम की लायबिलिटी है चाहे एफसीएम की लायबिलिटी है, पे करने के लिए यूज करोगे तो ये घट जाएगा। इसके अलावा अब बात आती है कि आपका क्रेडिट लेजर कैसे दिखता है। क्रेडिट लेजर जो है ऐसे दिखता है, यहां पर क्या होगा कि जब भी आईटीसी बढ़ेगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ठीक ये कैश लेजर की तरह ही मेंटेन होगा। आईटीसी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, आईटीसी घटेगा तो डेबिट करेंगे। आईटीसी बढ़ेगा कैसे? जब भी आप आईटीसी क्या करोगे? अवेल करोगे तो बढ़ेगा। और घटेगा कैसे? जब भी आप आईटीसी यूज करोगे तो ये जो है घटेगा। आईटीसी सिर्फ यूज हो सकता है अपनी एफसीएम वाली लायबिलिटी पे करने के लिए, आरसीएम की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा ये लायबिलिटी लेजर होता है, ये जो है क्या कहते हैं, जब बढ़ता है लायबिलिटी बढ़ती है तो हम हमेशा क्रेडिट करते होते हैं, बट यहां डेबिट करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है तो डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी जब भी घटती है तो हम जो है क्या कहते हैं उसको क्रेडिट करके चलते हैं। यहाँ आरसीएम और एफसीएम दोनों की लायबिलिटी आएगी, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह सबकी लायबिलिटी आएगी, और उसको कैश में पेमेंट करोगे तो यहां से अपना ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट से पेमेंट करोगे तो फिर भी क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे लेजर मेंटेन होते हैं। इसके अलावा अपना जो है क्या कहते हैं अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन नंबर 49। इसके अंदर इस चैप्टर में दो ही सेक्शंस हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको बताया था 22 से 30 तक सेक्शंस हैं। इसके बाद ईवे बिल में कोई सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि 68 सेक्शन होता है वैसे, बट वो है नहीं, उसका लीगल लैंग्वेज है नहीं अपने सिलेबस में। और 49 सेक्शन और 50 सेक्शन, ये दो सेक्शन किसके अंदर आते हैं? अपना पेमेंट चैप्टर के अंदर। यहां पर जो है पहले 49 के 1 में बात करता है कि जो भी आप पैसा जमा कराओगे, कैश जमा कराओगे, जो भी आप टैक्स के रूप में जमा कराओगे, चाहे इंटरेस्ट के रूप में जमा कराओगे, चाहे पेनल्टी के रूप में जमा कराओगे या फीस के रूप में जमा कराओगे, वो सारा का सारा जो है क्या कहते हैं अपना आप जब जमा कराओगे, चाहे वो जमा कराओ इंटरनेट बैंकिंग यूज करके, यानी कि जब हम पीएमटी 06 चालान भरते हैं और पैसा जमा कराते हैं ई कैश लेजर में, तो हम क्या करते हैं वहां पर जो चालान बनता है ना, चालान में इस तरीके से अपना क्रिएट चालान में जाकर आपको चालान बनाना पड़ता है। और वो चालान होता है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर कोई फॉर्मेट बना रखा होगा चालान का तो मैं यहां बताना चाहूंगा, अदरवाइज आई थिंक बना तो नहीं रखा है। बट जब भी जो चालान बनता है तो उस केस में क्या रहता है, उस केस में जब भी चालान बनता है तो खैर चालान तो नहीं बना रखा है, मैं बता देता हूं वैसे ही। जब भी चालान बनता है तो क्या होता है, उसमें एक तो लिख रखा होता है यहां पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, इस तरह से लिख रखा होता है ये। और इस साइड जो है ऊपर लिख रखा होता है यहां पर टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह। तो आप इधर ना रिस्पेक्टिव कॉलम्स में अमाउंट लिखते हो। मान लो आईजीएसटी में टैक्स जमा कराना है तो ये लिखोगे, आईजीएसटी में इंटरेस्ट जमा कराना है ये लिखोगे, सीजीएसटी में टैक्स जमा कराना है ये लिखोगे। इस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं चालान भरते हो। फिर जब ये ऐड करोगे तो वो रिस्पेक्टिव जगह ई कैश लेजर में भी वो रिस्पेक्टिव जगह पर जो है जाता है। तो इसके अलावा जो है क्या कहते हैं आप ऐसे जाता है, और फिर यही इन्होंने लिख रखा है कि आप इसमें ई कैश में पैसा कैसे कैसे ऐड कर सकते हो। आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस कैसे भी ऐड कर सकते हो, और बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ऐड कर सकते हो, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करके भी ऐड कर सकते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी से भी ऐड कर सकते हो, या अदर मोड्स, अभी कुछ और मोड्स बताए जाएंगे जैसे आईएमपीएस या फिर भीम पे, यूपीआई वगैरह से आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो पैसा ऐड करोगे वो कहां चला जाएगा? आपका ई कैश लेजर के क्रेडिट साइड के अंदर चला जाएगा। इतनी ये है आपका फर्स्ट सबसेक्शन।
इसके बाद सेकंड सबसेक्शन बोलता है कि अगर आपने जो भी अपना रिटर्न भरी है, जो आप रिटर्न भरोगे अपना 2B या 3B भरोगे आप, तो 3B भरोगे उसके अंदर आप सेल्फ असेसमेंट करके क्या करोगे, आईटीसी लेकर आओगे और वो आईटीसी आपका ई क्रेडिट लेजर के कहां पर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये अवेल करने की बात कर रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोलता है कि जो आपने कैश लेजर में पैसा ऐड किया है उसको आप यूज कहां कहां कर सकते हो। तो कैश को तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में और किसी भी अदर सम के अंदर यूज कर सकते हो। इवन एफसी में भी यूज कर सकते हो, आरसी में भी यूज कर सकते हो कि वो कैश है। क्रेडिट को कहां कहां यूज कर सकते हो, सिर्फ यहां पर यूज कर सकते हो आप क्या कहते हैं अपना आईजीएसटी में या दिस एक्ट सीजीएसटी की सिर्फ टैक्स की पेमेंट में यूज कर सकते हो, वो भी आउटपुट 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 आउटपुट, सिर्फ आउटपुट टैक्स की पेमेंट में यूज कर सकते हो, आपके आरसीएम की पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा दिस एक्ट लिखा हुआ है, दिस एक्ट का मतलब क्या है, सीजीएसटी में यूज कर सकते हो और कहां यूज कर सकते हो, आईजीएसटी के अंदर भी यूज कर सकते हो। कहां यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी, क्योंकि ये सीजीएसटी का पैसे की बात कर रहा है तो वो अपना जो है एसजीएसटी में यूज नहीं हो सकता, आईटीसी वहां यूज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट में और भी यूज करने की चीजें लिख रखी हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं कि आईजीएसटी का आईटीसी आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी में इन एनी रेशियो इन एनी प्रोपोर्शन, फिर सीजीएसटी का एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी में पहले यूज करना है, फिर आईजीएसटी में, और एसजीएसटी का आईटीसी पहले एसजीएसटी में यूज करना है और फिर आईजीएसटी में। तो ये और सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, ये बातें हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आगे आता है बैलेंस इन ई कैश लेजर। जो ई कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा है उसका आप रिफंड भी ले सकते हो, और ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस पड़ा है वो आप क्या कहते हैं रिफंड ले सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 54। ऑल दो ई क्रेडिट लेजर का अच्छा अपना रिफंड होता है सिर्फ दो लोगों को मिलता है, एक्सपोर्टर को और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले को। इसके अलावा लाइबिलिटीज के लिए हमेशा एक ही रजिस्टर मेंटेन होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इसके अलावा लिख रखा है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर पिछले किसी अटेम्प्ट के अंदर, जो कि क्या था कि भाई अगर किसी बंदे की पुरानी कोई लाइबिलिटीज पड़ी है तो वो किस ऑर्डर के अंदर यूज कर सकता है। तो अगर क्या कहते हैं किसी बंदे की पुरानी लाइबिलिटीज पड़ी है तो और उसके पास से कोई कैश मिलता है तो पहले कैसे यूज किया जाएगा, सबसे पहले यूज किया जाएगा अपना जो है प्रीवियस पीरियड के ड्यूज खत्म करने के लिए, फिर करंट पीरियड के ड्यूज खत्म करने के लिए, और फिर 73 74 में जो उसकी फ्रॉड वगैरह की डिमांड आई है उसमें यूज करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा लिख रखा है जो प्रीवियस पीरियड्स के ड्यूज जो है क्या कहते हैं अपना होते हैं, उसमें लिख रखा है सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज, ये लिख रखा है। क्या मतलब है इसका कि भाई प्रीवियस टैक्स पीरियड के ड्यूज खत्म करने के लिए आपको यूज करना है पहले पैसे को, और वो प्रीवियस ड्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे उसके टैक्स के हो या फिर इंटरेस्ट के हो, वो सबके हो सकते हैं। तो पहले पिछले ड्यूज खत्म करने हैं, फिर आपको करंट ड्यूज खत्म करने हैं, और फिर आपको डिमांड आपकी लायबिलिटी खत्म करनी है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपना, इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन ही आया था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई इतना रुपया मिला, 1 लाख रुपए मिला और क्या कहते हैं इतने इतने उसके प्रीवियस ड्यूज हैं। तो पहले आपको थ्योरी में लिखना था कि पहले मैं प्रीवियस खत्म करने हैं, फिर करंट खत्म करने हैं, और फिर जो है 73 74 की डिमांड लायबिलिटी खत्म करनी है। Every person who has paid the tax under this act shall unless the contrary is proved by him, हम मान के चलते हैं कि उसने बर्डन पास ऑन कर दिया है रेसिपिएंट को, ये कोई खास पॉइंट नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद 10th पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल। हाँ, ये 10th पॉइंट क्या है, पहले क्या होता था कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो पढ़ाई करते नहीं है, तुम तो बहुत होनहार हो जो अपना रीजन लेक्चर लगाने भी आए हो, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने आए हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो होनहार नहीं होते, जो अपना घर बैठे होंगे, अभी टीवी समोसे देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, समोसे खा रहे होंगे। तो अपना जो है ऐसे लोग फिर जब आर्टिकलशिप में जाएंगे तो गलती करेंगे, सीए बोलेगा कि भाई अपना एक काम कर आईजीएसटी के अंदर टैक्स में भर के आ, और आप भर के आ जाओगे आईजीएसटी के अंदर या तो सरचार्ज में या सेस में, या फिर आप आईजीएसटी छोड़कर सीजीएसटी में भराओगे या एसजीएसटी में भराओगे, सेस में भराओगे। तो क्या हम आपने गलत चालान भर दिया, एक बार पैसे भी जमा हो गए, गवर्नमेंट के पास जमा हो गए, तो क्या ऐसे मूव कर सकते हो? यस, हम जो है क्या कहते हैं इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो देखो क्या बोलता है ये कि कॉमन पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया, पेनल्टी भर दी, फीस भर दी, कुछ भी भर दिया आपने ई कैश लेजर के अंदर, वो दूसरे ई कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो।
आईजीएसटी का किसी और में, सीजीएसटी का किसी और में, एसजीएसटी का किसी और में, यूटीजीएसटी का किसी और में, सेस का किसी और में, इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपसे गलती हो गई है तो आईजीएसटी में भर दिया तो सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, सीजीएसटी में भर दिया आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे मर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसमें अमेंडमेंट आई थी बी पॉइंट, अगर आपने पारस की दो ब्रांच है, एक है हिसार ब्रांच, एक है अपना जो है क्या कहते हैं भिवानी ब्रांच। हिसार ब्रांच ने भर दिया ई कैश लेजर के अंदर, पैसा पड़ा हिसार ब्रांच के, तो हिसार ब्रांच का जो पैसा पड़ा है ई कैश लेजर में, क्या हम उसको भिवानी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं? दोनों का जीएसटी नंबर क्या है? अलग अलग है। यस, वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो क्या लिखता है, आईजीएसटी और सीजीएसटी कर सकते हैं सिर्फ, एसजीएसटी नहीं कर सकते। आईजीएसटी ट्रांसफर कर सकते हैं किसका? आईजीएसटी और सीजीएसटी किस ब्रांच का? हिसार ब्रांच का ट्रांसफर किया जा सकता है भिवानी ब्रांच के पास। तो देखो ट्रांसफर किया जा सकता है, बोलता है, कहता है कि भाई और सच केस में भी अपना जो है इन सच फॉर्म एंड सच मैनर वगैरह हम बता देंगे, ट्रांसफर किया जा सकता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी, हाँ, और ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ सेकंड वाले पॉइंट के लिए एक बात होती थी, वो ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब पहले ब्रांच की कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहता है बी पॉइंट में शैल बी अलाउड ओनली इफ द सैड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी, नो सच ट्रांसफर, कि अगर उसकी कोई भी लायबिलिटी है तो फिर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब ए पॉइंट में तो कर दिया जाएगा, ए पॉइंट में तो क्या है, चाहे आपकी लायबिलिटी पेंडिंग हो तब भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि पैसा सिर्फ क्या हुआ है, एक पॉकेट से निकलकर दूसरी पॉकेट के अंदर गया है। यानी कि कैसे पैसा गया है, अपना जो है आईजीएसटी से निकलकर कहां गया है, सीजीएसटी में, सीजीएसटी से एसजीएसटी में, ऐसे गया है। लेकिन बी पॉइंट के अंदर क्या है, बी पॉइंट के अंदर यह है कि अपना आईजीएसटी और सीजीएसटी का पैसा निकलकर दूसरे जीएसटी नंबर के अंदर गया है, तो वो ट्रांसफर तभी कर सकते हो जब पहले जीएसटी नंबर की कोई भी लायबिलिटी ना हो। इसके बाद जो है फॉर्म और मैनर वगैरह हम बताएंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट लिख रखा है 11th पॉइंट के अंदर, हाँ, और 10th पॉइंट में यह है, ऐसा माना जाएगा कि पुराने ने रिफंड ले लिया और नए ने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ऐसा माना जाएगा। 11th में लिख रखा है वेर एनी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द सेम शैल बी डीम्ड टू बी डिपॉजिटेड। ऐसा माना जाएगा कि पहले बंदे ने तो रिफंड ले लिया और दूसरे बंदे ने क्या करा दी, डिपॉजिट करा दी, ऐसा माना जाएगा, कोई खास पॉइंट नहीं है। 12th, notwithstanding anything contained in this act, government may, on the recommendation of council, subject to such condition as the restrictions specify the maximum proportion of output which may be discharged through the electronic ledger। ये तो 86B रूल की जो है क्या दी गई है, बैकिंग दी गई है। पहले 86B रूल का कोई बाप नहीं था, उसका बाप पैदा कर दिया। ये जो है 86B रूल की बैकिंग देता है कि मैक्सिमम आप कितना जो है आईटीसी यूज कर सकते हो, 99% यूज कर सकते हो अगर 50 लाख से ऊपर की आपकी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है। तो लायबिलिटी नहीं, टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, बोला जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा ऐड करने की डेट क्या मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 20 तारीख को 3B भरनी होती है, 20 तारीख तक अगर आप 3B भर देते तो कोई टैक्स नहीं, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं लगता। तो आपने 20 तारीख को चालान जनरेट कर दिया, क्या मान लेंगे गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया, मान लेंगे? नहीं, 20 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तारीख को आपको चालान भर के बैंक में जाके पैसा जमा कराना पड़ेगा। जैसे ही वो पैसा बैंक में जमा होगा, आपके ई कैश लेजर में क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये माना जाएगा कि भाई वो ई कैश लेजर में आया है। तो मतलब जब तक गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा डल नहीं जाता तब तक जो है क्या कहते हैं, क्रेडिट नहीं माना जाएगा। हो सकता है तुम क्या कहते हैं फॉर्म गलत भर दो, किसी और के पास चला जाए पैसा, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं रहेगी तुम्हारा। जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा जमा नहीं हो जाता तब तक जो है गवर्नमेंट उसको क्रेडिट नहीं करेगी। इसके अलावा यहां पर लिखा रखा है टैक्स ड्यूज का मतलब क्या है, टैक्स ड्यूज का मतलब सिर्फ टैक्स से है, और अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट फी पेनल्टी से है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद बोलता है कि भाई अपना ई कैश लेजर में पैसा कैसे कैसे ऐड कर सकते हो, ये 6 चीजों से पैसा ऐड कर सकते हो। भाई ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और कैश में भी जमा करा सकते हो। बट कैश में कितना जमा करा सकते हो, अप टू 10,000 पर चालान, इतना जो है आप क्या कहते हैं जमा करा सकते हो। कैश में या चेक से काउंटर पे जाकर, बैंक के अंदर जाकर तो सिर्फ इतना ही जमा करा सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है तो 10,000 से ऊपर भी कैश में जमा करा सकता है। मान लो रेड करता है और तुम्हारे घर से 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो 1 करोड़ रुपया वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करना चाहता है बैंक का अधिकारी, तो करा सकता है।
तुम लोग नहीं करा सकते, एक टैक्स पेयर नहीं करा सकता, लेकिन एक गवर्नमेंट का अधिकारी जो है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, वो जितना मर्जी कैश जमा कराना चाहे जमा करा सकता है। या कोई प्रॉपर ऑफिसर है, यानी कि जीएसटी ऑफिसर है, और लोगों की प्रॉपर्टी को अटैच करके कुछ पैसा मिलता है, तो कितना मर्जी कैश जमा करा सकता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमने एक्सेप्शन इसकी लिख रखी है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपने पास नेक्स्ट बात आती है जो कि अपना यहां पर है कि समरी लिख रखी है। समरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डिटेल में मैंने करा ही दिया है। इसके बाद पेज नंबर आता है हमारे पास 7th, जिसके अंदर जो है हमने लिख रखा है, ये भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको करा ही दिया है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास, पेज नंबर आता है 8th। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। बस इसमें ये पढ़ना है कि भाई पीएमटी 09 चालान जो है क्या कहते हैं आपको भरना पड़ता है, क्या करने के लिए, फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरहेड ट्रांसफर करने के लिए, पैसा ई कैश में ऐड करने के लिए भरना पड़ता था पीएमटी 06। और अगर गलती से आईजीएसटी में भर दिया हो, सीजीएसटी में ट्रांसफर करना हो, तो क्या भरना पड़ता है, पीएमटी 09। अच्छा, मेजर हेड बोलते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी इनको, माइनर हेड बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स वगैरह को। तो जो मैंने अभी एक टेबल बनाई थी ना, पता नहीं कौन से पेज पे बनाई थी, इस पेज पे बनाई थी, ये सारे थे मेजर हेड, ये सारे कौन से थे, माइनर हेड। आप चाहो तो माइनर हेड्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप चाहो तो मेजर हेड्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एक ही चालान भरना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, पीएमटी 09 जो है चालान आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर एक बात आती है कि जब आप सीजीएसटी में से ट्रांसफर करके किसमें डाल दोगे, एसजीएसटी में, तो बैक एंड पे गवर्नमेंट भी यही काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पैसा निकालकर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी जब सीजीएसटी से ट्रांसफर करके आप किसमें डालोगे, एसजीएसटी में। और अगर आप एसजीएसटी से ट्रांसफर करके इसमें डालोगे, सीजीएसटी में, तो बैक एंड पे स्टेट गवर्नमेंट खट्टर भी ट्रांसफर करके किसको दे देगा, अपना जो है तो खट्टर हट चुका है, वो भी ट्रांसफर करके क्या कहते हैं किसको दे देगा, अपना मोदी को दे देगा। तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं हमारा ये सिस्टम जो है वो काम करता है बैक एंड पे। इसके बाद जो है लिख रखा है आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैसे यूज कर सकते हो, आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। और फिर गवर्नमेंट को भी बैकएंड पे यही काम करना पड़ता है। अगर आप सीजीएसटी का आईटीसी यूज करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ट्रांसफर करके जो है आगे अपना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को ट्रांसफर करेगी, ये काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आईजीएसटी वगैरह के बारे में लिख रखा है, ये एग्जाम में तो इतना नहीं आना चाहिए, बट लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। आईजीएसटी का आईटीसी अगर आप यूज करते हो सीजीएसटी में, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आईटीसी सो यूज्ड जो है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द जो आईजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने जो है क्या कहते हैं आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया है, तो पैसा जो है वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूज फॉर पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी में यूज किया है, तो यूटीजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आपने एसजीएसटी में यूज किया है तो एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी बातें कुछ लिख रखी हैं, कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लिस्टेड तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, और ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लिस्टेड कब कब डेबिट किया जा सकता है, जब जब उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तब तब हम क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, इंटरेस्ट से, टैक्स से, इंटरेस्ट से, लेट फीस से, इससे बढ़ेगी जब भी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी ऑफिसर अगर उसको पेनल्टी वगैरह लगाता है तब भी लाइबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट लगता है तब भी लाइबिलिटी बढ़ सकती है। तो इन तीन चीजों से, तीन वजह से क्या बढ़ सकती है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है। रटना पड़ेगा बेटे चीजों को, क्योंकि देखो समझ चुके हैं, बट एग्जाम में जब नंबर लेने तो एज इट इज ये पॉइंट क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। इसके बाद डेबिट कब होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट लेजर डेबिट कब होता है, जब भी डेबिट होता था जब भी ये अपना यूज होगा, ठीक है। तो जब भी पेमेंट की जाएगी तब ये डेबिट होगा। क्रेडिट कब होगा, अपना जो है, अच्छा ये नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है, हाँ, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि आईटीसी हो रहा है डेबिट, और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो तब होता है कि जब क्या कहते हैं आईटीसी आप क्या करोगे, यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। और ई कैश लेजर डेबिट हो रहा है और लाइबिलिटी हो रहा है क्रेडिट, वो भी तभी होगा जब आप लाइबिलिटी की क्या करोगे, पेमेंट करोगे, तब ये जो है क्या कहते हैं होगा। अच्छा, कैश के केस में जो है क्या कहते हैं, आप पेमेंट किस किस की कर सकते हो, टीडीएस की भी कर सकते हो, टीसीएस की भी कर सकते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कर सकता है, इसके अलावा रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी कर सकते हो, कंपोजिशन वाला भी कर सकता है, इंटरेस्ट, लायबिलिटी, पेनल्टी, इन सब की पेमेंट कर सकते हो। ये वाली बातें जो है यहां नहीं लिखी, बताओ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आईटीसी की यूज सिर्फ एक जगह कर सकते हो, टैक्स की पेमेंट के अंदर, वो भी आउटपुट वाला टैक्स। और राइट हैंड साइड में सारी बातें लिखी हैं कि आप तक क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है कि ई कैश लेजर आप कहां कहां यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अगला पॉइंट आता है, वो है अपना पेज नंबर 10 पे, हाउ डू द पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट।
भाई साहब थ्योरी के पॉइंट्स हैं, 5-7 पॉइंट लिख रखे हैं कि भाई ऑनलाइन हमने सिस्टम बना दिया, इससे क्या क्या फायदे हैं। कहता है भाई इंस्टेंट हो गया या आथू, इसके अलावा टैक्स कंसल्टेंट को जो है फायदा हो गया, टैक्स कंसल्टेंट घर बैठे बैठे तुम्हारी पेमेंट कर सकते हैं तुम्हारे बिहाफ पर। अब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, क्लाइंट का फोन आया, उसका केस लगा हुआ है, कहता सर अभी के अभी चालान भर के दो, अभी के अभी पेमेंट करके दो। तो भाई इस तरीके से होता है, कई बार गाड़ी रास्ते में रोक कर आपको जो है लैपटॉप खोल के चालान भरना पड़ जाता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अर्जेंट बेसिस पे आप कभी भी कहीं भी खाना खा रहे हो, रोटी कुछ भी 5 स्टार होटल में कहीं पे भी हो, आप कभी भी लैपटॉप खोल के जो है क्या कर सकते हो, चालान भर सकते हो। ये फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। सिंगल चालान जो है क्या कहते हैं भरना पड़ता है आपको, कई सारी कॉपीज की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा रेवेन्यू विल कम अर्लियर टू इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट को भी पैसा जो है तुरंत प्रभाव से मिल जाता है, कोई वेट नहीं करनी पड़ती, जैसे ही कैश लेजर में ऐड करोगे पैसा मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट मेड आफ्टर 8 PM जो है वो भी जो है सेम डे रिफ्लेक्ट हो जाती है ई कैश लेजर में। पहले के जमाने में क्या होता था, गवर्नमेंट की वेबसाइट सुस्त होती थी, 8 बजे के बाद काम नहीं करती थी, कहती मैं नहीं करती। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट भी काम करना अपना बढ़िया तरीके से काम करती है। रात को 11 बजे भी हमने 3B भरी हुई है, रात को 11 बजे भी आप उसी टाइम जो है ऑनलाइन पेमेंट करो, चालान भरो, उसी टाइम पेमेंट करो और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ई कैश लेजर के अंदर, आप 3B भर दो, सबमिट कर दो। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं काम होता है। इसके बाद लिख रखा है फीचर्स क्या है इसके, तो फीचर ये है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल। चालान कहां से बनता है, जीएसटी पोर्टल से। एमसीक्यू आ सकता है, चालान कहां से बनता है, जीएसटी पोर्टल से। इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअल, मैनुअल कोई चालान नहीं बनते, नो मैनुअल चालान। चाहे आपको कैश जमा कराना हो तब भी चालान कहां से बनाना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल से चालान बनता है। इसके अलावा हैसल फ्री, कोई कोई तकलीफ नहीं होती है, कभी बना सकते हो, एनी टाइम एनीवे, जैसे मैंने आपको बताया। कन्वीनियंस देखो कितनी हो गई है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन। आपको इतनी कमाल की बात बताता हूं, जैसे ही मंथ खत्म होता है ना, अगले दिन सुबह, अगले दिन क्या कहते हैं न्यूज आ जाती है कि गवर्नमेंट को इस महीने कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, इतना रियल टाइम अपडेट होता है। मंथ खत्म होगा 30 तारीख को, 1 तारीख को पता लग जाएगा जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट को, इतना रियल टाइम जो है अपडेट होता है डेटा। इसके अलावा फास्टर रेमिटेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी टैक्स इकट्ठा हो जाता है, पेपरलेस, कोई पेपर की जरूरत नहीं है। स्पीडी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फटाफट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन, हाँ रिकंसिलेशन हो जाती है कि भाई आप पैसा ऐड करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कटता है, वहां ऐड हो जाता है, रिकंसिलेशन हो जाता है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस, बहुत आसान प्रोसेस कर दी है बैंक्स ने, बैंक्स के लिए भी। वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान, सारे आपके चालान कहां सेव किए जाते हैं, वेबसाइट पे, पोर्टल पे सेव हो जाते हैं। तुम्हारे से चालान गुम भी हो गया हो, तुम पोर्टल पे जाकर कभी भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड। कई बार मेरे से फोटो गुम हो जाती है इंस्टाग्राम पे, फिर भी मिल जाती है। तो ऐसे ही जो है ये जो चालान हैं, ये भी जब गुम हो जाते हैं आपसे फिजिकल कॉपी, तो आप पोर्टल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा फिर से ये मैंने बार बार लिख रखा है क्योंकि मेरे को लगता है कि थ्योरी बनेगी तो यहां से बन सकती है कि भाई अपना ई कैश लेजर में डेबिट क्यों क्यों होता है। तो ई कैश लेजर के अंदर अपना डेबिट किस वजह से हो सकता है, जब आप क्या कहते हैं पेमेंट करोगे, टैक्स इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट करोगे तो डेबिट होगा। और अपना जो है क्रेडिट क्यों होता है, क्रेडिट तो अपना जब पैसा ऐड करोगे तो क्रेडिट होगा। तो ये पढ़ लेना भाई, ये तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही लायबिलिटी रजिस्टर है। फिर आते हैं अपना 49A क्या है, ये तो करवा चुका, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले आईजीएसटी यूज होता है वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं। ये है भाई वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे तुम क्या कहते हैं रिफंड लेते हो तो वो पैसा जो है आपके लेजर के अंदर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। इफ द रिफंड जो है रिजेक्ट हो जाता है, वो पैसा दोबारा से तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे ही तुम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करोगे तो ई कैश लेजर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि जब भी कैश कम होता है तो क्या होता है, डेबिट। और रिफंड रिजेक्ट हो गया तो वापस से वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, तो रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं वापस से अपना क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिख रखा है यूआईएन नंबर वाले शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट एंड क्रेडिट टू द ई कैश लेजर और यूनिक नंबर। अच्छा यूआईएन नंबर वाले नहीं है, ये और चीज है। हर डेबिट और क्रेडिट के लिए एक यूनिक आईडी जो है जनरेट होगी, एक यूनिक नंबर जो है जनरेट होगा हर डेबिट या क्रेडिट के लिए। यूनिक नंबर जो होगा रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी शैल बी इंडिकेटेड इन द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर वो नंबर इंडिकेट किया जाएगा।
जब भी आप ई कैश लेजर में से पैसा ऐड करोगे या उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, वही आपका कहां लिखा जाएगा, लायबिलिटी लेजर के अंदर भी लिखा जाएगा। तो आप क्रॉस रेफरेंस ट्रेस कर सकते हो कि अच्छा ई कैश से पैसा डेबिट होकर गया तो गया कहां, वो कहां गया होगा, लायबिलिटी के अंदर गया होगा। इसके अलावा इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो तुम क्या कर सकते हो, अपना कम्युनिकेट कर सकते हो किसको, ऑफिसर को, यानी कि आप ऑनलाइन जो है एक फॉर्म भर के कम्युनिकेट कर सकते हो कि मेरे पैसे कट गए, ऐड नहीं हुए, या कोई भी आपको ई कैश लेजर में डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अपना आगे आता है ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पीएमटी 09 भरना होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। और इसके अलावा द फॉर्म कैन बी यूज आइदर फॉर द इन, हाँ ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है, तो इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं। और आगे चलते हैं, ये भी हो गया आपका। हाँ, फिर आते हैं इस पे सीपिन, सिन, ये नंबर क्या होते हैं। जैसे ही तुम चालान जनरेट करते हो तो एक नंबर जनरेट होता है जिसका नाम होता है सीपिन। इसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 14 डिजिट का होता है, चालान जनरेट करने पे होता है ये, और ये 15 दिन तक वैलिड होता है। मतलब बैंक में जाकर तुम कब तक जमा करा सकते हो पैसे, 15 दिन तक करा सकते हो। जब बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे और ट्रांजैक्शन हो जाएगी सक्सेसफुल, तो बैंक वाला क्या करेगा, इसमें 3 डिजिट का अपना ब्रांच कोड भी ऐड कर देगा, 17 डिजिट का बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सिन नंबर। अब इसको बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सीपिन होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है 17 डिजिट का। इसमें जो है बैंक अपना 3 डिजिट ऐड कर देता है। इसके अलावा सिन इज जनरेटेड बाय द आरबीआई व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। सिन तब जनरेट होता है जब पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव, पेमेंट एक्चुअली रिसीव हो जाती है, तब जो है सिन जनरेट होता है। अगर सिन जनरेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास जमा हो चुकी है। और ये जो सिन है फिर बैंक कम्युनिकेट कर देता है कि इसको जीएसटी पोर्टल पे, और पोर्टल फिर आपको बता देता है कि सर आपका सिन नंबर आ गया है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना आगे लिख रखा है ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट अकाउंट सिन नंबर विल बी जनरेटेड। ये बात तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ऑन रिसीट ऑफ सिन नंबर द सेड अमाउंट इज क्रेडिट इन द कैश लेजर, वो अमाउंट कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बात भी हो चुकी है। हाँ, एक ये नई बात आई है, इफ सिन नंबर इज नॉट जनरेटेड, अगर आपका पैसा कट गया फिर भी सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ, आपको डर लगेगा। डरने का नहीं, आपको कॉमन पोर्टल पे जाना है और आपको क्या करना है, कॉमन पोर्टल पे जाकर आपको एक फॉर्म भरना है जिसका नाम है PMT07, और आपका जो है क्या कहते हैं, हम चेक करेंगे और कि भाई पैसा कट के गया तो गया कहां, और फिर जो है क्या कहते हैं आपको वापस से पैसा ऐड कर देंगे। फिर बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट सिन नंबर। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, तो ये एक अमेंडमेंट आई थी जो कि इस पॉइंट पे है। वो क्या अमेंडमेंट थी, वो ये अमेंडमेंट थी कि हमने आपको ये बताया था कि जब भी क्या होगा, जब भी आपका बैंक सिन नंबर बताना भूल जाएगा कॉमन पोर्टल पे, तो एक ई स्क्रोल होता है। ई स्क्रोल क्या होता है, जो भी बैंक्स की ट्रांजैक्शन होती है उसका ई स्क्रोल आरबीआई मेंटेन करता है। तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई से ई स्क्रोल लेकर जो है वो दे देगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, और वहां से जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो कुल मिला के वो लोग सुलझा लेंगे अपना जो भी है कि पैसा कहां गया, और वो पैसा आपका अपडेट कर देंगे। तो बोलता है कि जब भी बैंक फेल कर देता है कम्युनिकेट करना सिन नंबर टू द कॉमन पोर्टल, जब भी बैंक बताना भूल जाता है गवर्नमेंट की वेबसाइट को कि भाई अपना ये अपना नंबर बताना भूल जाता है, तो ई कैश लेजर में भी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई ई स्क्रोल मेंटेन करता है, तो आरबीआई का ई स्क्रोल जो है क्या कहते हैं उसके थ्रू ये अपडेट कर दिया जाएगा। और बस इतनी सी बात है। फिर अगला है बीआरएन नंबर। क्या होता है, बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर द पेमेंट अगेंस्ट द चालान। जो है 3 डिजिट का नंबर होगा, वो बैंक अपना रेफरेंस नंबर डालता है। इसके अलावा फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है, शॉर्ट नोट आ सकता है। फोकल पॉइंट ब्रांच का मतलब होता है इंडिया में एसबीआई बैंक की 15,000 ब्रांचेज हैं, एचडीएफसी बैंक की 4800 ब्रांचेज हैं, इतनी सारी ब्रांचेज हैं। तो क्या गवर्नमेंट को हर बैंक, हर ब्रांच में अकाउंट खोलना पड़ेगा? नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हर बैंक में तो अकाउंट खोलेगी, जो भी गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं, जो भी ऑथराइज बैंक्स हैं, हर बैंक में तो अकाउंट खोलेगी, लेकिन हर बैंक की हर ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलेगी। गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया में 15,000 में से एक ब्रांच चुनेगी, वहां जो अकाउंट खुला जाएगा जो गवर्नमेंट का अकाउंट होगा, तो उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट ब्रांच, जहां पर गवर्नमेंट का अकाउंट खुलेगा। सर मैं पैसे जमा कराना चाहता हूं हिसार ब्रांच से,
और गवर्नमेंट का अकाउंट है दिल्ली ब्रांच में, कोई दिक्कत नहीं है, हिसार ब्रांच में आप जाकर जब चालान जनरेट करोगे तो चालान के अंदर अपने आप ही आईएफएससी कोड वगैरह आ जाएगा, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ठीक पैसा पहुंच जाएगा। तो यही लिखा रखा है कि जो अपना बैंक्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपना अथोराइज बैंक के पास एक ओनली वन ब्रांच जो है नॉमिनेट की जाएगी पूरे पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट ब्रांच, जिसके अंदर जो है पैसा डाला जाएगा। इसके अलावा ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई, कुछ और पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि मैनुअल और फिजिकल चालान अलाउड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंगल चालान जो है आप बना सकते हो हर चीज की पेमेंट के लिए, ये भी बता दिया। एनी पर्सन और कैन जनरेट चालान इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, पीएमटी 06 चालान जो है भराना पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया है। चालान की वैलिडिटी 15 दिन रहती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और एक और फॉर्म जनरेट करना पड़ता है जिसको मैंडेट फॉर्म बोलते हैं, मैंडेट फॉर्म जनरेट करना पड़ता है, वो भी जो है जब आरटीजीएस एनईएफटी कराते हो उसके लिए, उस केस में मैंडेट फॉर्म होता है, उसकी वैलिडिटी 15 दिन रहती है। इसके अलावा जो है ये बैंक का फॉर्म होता है, जो बैंक का फॉर्म भरा जाता है। इसके अलावा कहता है कि डेट ऑफ क्रेडिट इन द ट्रेजरी, ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हो जाएगा तभी जो है क्या कहते हैं ई कैश लेजर पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 41, हाँ ये एक नया पॉइंट है कि जो आपका टीडीएस या टीसीएस कटता है वो भी ई कैश लेजर के अंदर ही जमा हो जाता है, ई कैश लेजर में ही वो ऐड हो जाता है। जो आपका टीडीएस या टीसीएस कटता है वो भी आपका ई कैश लेजर के अंदर जो है वो ऐड हो जाता है। ई लायबिलिटी, ई क्रेडिट में नहीं होता, ई कैश में ऐड होता है। उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ई कैश लेजर की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट थ्रू द ई कैश लेजर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी नंबर। हाँ, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है, फ्रॉड में पकड़ा जाता है, उसको गवर्नमेंट कहती है टैक्स भर दे, तो उसको कैसे टैक्स भरा जाता है, उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है, उसके बेस पे वो चालान जनरेट करता है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना ये अपना टॉपिक हो चुका है और अब सीधा आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिटर्न, अपना जो है इंटरेस्ट का पॉइंट। इंटरेस्ट का पॉइंट करने के लिए आपको जो है सीधा आना पड़ेगा इस चार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास स्क्रीन पे, ये रहा इंटरेस्ट का चार्ट है। इंटरेस्ट यहां पर दो सेक्शंस में लगता है, एक्चुअली तीन सेक्शंस हैं, पढ़ लेंगे। मेन दो सेक्शंस हैं, एक है 50 का 1 सबसेक्शन, एक है 50 का 3 सबसेक्शन। जो आसान है वो है 50 का 1, जिसके अंदर क्या बोलता है, जिसके अंदर ये बोलता है कि भाई आपने अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने 3B टाइम पे नहीं भरी, गवर्नमेंट के टैक्स की पेमेंट टाइम पे नहीं करी, तो क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। किस डेट से, जिस दिन आपका जो है क्या कहते हैं, देखो क्या लिखा रखा है, अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट लगाने के लिए हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता है, तो तीन फॉर्मूला क्या होते हैं आपके, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 18%, टाइम कितना है, जितने टाइम के लिए तुमने जो है क्या कहते हैं टैक्स जमा नहीं किया वो वाला टाइम। जैसे कि तुम्हें टैक्स जमा करना चाहिए था 3B में 20 तारीख तक, आपने 20 तारीख तक जमा नहीं किया, तो 21 से तुम्हें क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। मान लो तुमने 3B भरी लेट, 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो तुम्हें जो है क्या कहते हैं उतने पीरियड का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। यहां इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है डेली हिसाब से। अपना इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेशन होती है, पार्ट ऑफ द मंथ और मंथ के हिसाब से, बट यहां कैलकुलेशन होती है डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। ये 18% रेट कितने कर कब का है, पर एनम का है, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात आती है सर प्रिंसिपल, इफ रिटर्न फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट, कितनी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। क्या सिर्फ देखो, मान लेते हैं मेरे जो है क्या कहते हैं अपना क्या है कि ई कैश लेजर के अंदर मैंने पे करना था गवर्नमेंट को 40,000 रुपए, और ई क्रेडिट लेजर यूज करके मैंने पे करना था 10,000 रुपए। टोटल मैंने मेरी लाइबिलिटी थी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए लाइबिलिटी थी, जिसमें से मेरा 10,000 का बैलेंस कहां पड़ा था, ई क्रेडिट लेजर के अंदर। 10,000 का बैलेंस कहां पड़ा था, ई क्रेडिट लेजर के अंदर, और बाकी जो है मैंने कैसे पे करना था, कैश लेजर के थ्रू। अब बात आती है कि मेरे को इंटरेस्ट 50,000 पे लगेगा या 40,000 पे लगेगा, यानी कि 10,000 का बैलेंस तो क्रेडिट में पड़ा ही था, चाहे मैंने रिटर्न भरी नहीं थी या गलती हो गई थी, तो क्या मेरा क्रेडिट लेजर का बैलेंस हटाकर इंटरेस्ट लगेगा, नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा या ग्रोस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां एक बात आती थी कि अगर रिटर्न भरी है आपने ड्यू डेट के बाद, प्लस के आपने रिटर्न भरी है गवर्नमेंट का नोटिस आने से पहले, तो आपको जो है इंटरेस्ट लगेगा नेट लायबिलिटी पे। मतलब यहां पर गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि तुम अगर गवर्नमेंट कहती है तुम रिटर्न भी भर देते हो और फिर भी टैक्स नहीं भरते तो बड़ा गुनाह है। तुमने रिटर्न भी भर दी 3B फिर भी टैक्स नहीं भरा तो बड़ा बड़ा गुनाह है। तो उस केस में अगर तुमने रिटर्न ड्यू डेट पे भर दी फिर भी टैक्स नहीं भरा तो बड़ा गुनाह है,
उस केस में तुम्हारा जो है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रोस लायबिलिटी पे। ग्रोस लायबिलिटी यानी कि टोटल लायबिलिटी जो आपकी 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 18% के हिसाब से। लेकिन तुमने रिटर्न नहीं भरी और इस वजह से तुम्हारा क्या रह गया, टैक्स भरना रह गया, तो रिटर्न तुम बाद में भरते हो और उस रिटर्न के अंदर तुम टैक्स भर देते हो, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट लगेगा नेट लायबिलिटी पे, और वो नेट लायबिलिटी होगी ई क्रेडिट लेजर को माइनस करके 40,000 के ऊपर आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा यहां पर एक और बात आती है कि अगर गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, नोटिस आने के बाद इंटरेस्ट लगता है, तो गवर्नमेंट जो है तुमसे पूरी लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लेगी, ग्रोस पे इंटरेस्ट लेगी। बिना नोटिस के तुमने जो है क्या कहते हैं रिटर्न भर दी और अपना टैक्स भर दिया, तो फिर नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लेगी। इसके लिए एक एसएम का एग्जांपल है जो एग्जाम में डिट्टो आया हुआ है, जिसमें 61 डेज की कैलकुलेशन होती थी, आज तक याद है मेरे को, वो कर लेना आप अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें एक ही बात थी कि रिटर्न फाइल नहीं की थी, रिटर्न फाइल नहीं की थी तो नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा, रिटर्न पहले फाइल कर दी थी फिर भी तुमने टैक्स कम पे किया, नालायक, तो उस केस में ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा फिर हमारे पास अब आता है 50 का 3, जो कि इंटरेस्ट लगता है किस केस में, इस केस में इंटरेस्ट लगता है ऑन आईटीसी रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड। इसके कई सारे यूज के सिनेरियो बनते हैं, जैसे कि आपने प्रोविजनल आईटीसी लिया था और आपने फिर 180 डेज में सप्लायर की पेमेंट नहीं की, तो भी आपको क्या कहते हैं अपना क्या करना पड़ता है, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, तो वो भी इसी केस में आएगा। आईटीसी रोंगली अवेल्ड एंड यूज, आपने यूज भी कर लिया था, अब आप रिवर्स कर रहे हो। या फिर आपने कोई और भी केस हो सकता है जब आपने गलती से आईटीसी यूज कर लिया था, गलत आईटीसी, आईटीसी ब्लॉक हो सकता है, रिजेक्टेड हो सकता है, इनवॉइस नहीं था, कुछ भी केस है जब आपने गलती से आईटीसी यूज कर लिया, बट अब आप आईटीसी क्या करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, तो कितना जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट लगना तब शुरू होगा जब क्या कहते हैं तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट तब लगना शुरू होगा जब तुम यूज करोगे, बिना यूज करे जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट लगना शुरू नहीं होगा। जब तुम आईटीसी यूज करोगे तभी इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। अब बात आती है कि सर रोंगली यूज माना कब जाएगा, रोंगली यूज तब माना जाएगा जब तुम्हारा आईटीसी जो तुमने रोंगली लिया है, एक तो उसका बैलेंस देखो, एक आईटीसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखो। अगर आईटीसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कम है और आपने रोंगली अवेल आईटीसी ज्यादा ले रखा है, तो इसका मतलब तुमने फिर तो यूज कर लिया। या एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहां पर क्या लिख रखा है, यहां पर कहीं ना कहीं मैंने एक एग्जाम्पल बनाया होगा, जैसे कि यहां पे लिख रखा है कि देखो अपना जो है यहां पर लिख रखा है कि आईटीसी का बैलेंस मेरे पास था, ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए और यूज किया मैंने 2 लाख रुपए आईटीसी, और मेरे पास जो है क्या कहते हैं 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी जिसके ऊपर 28% बनता था। कितना बन गया देखना, 20 लाख का 28%, 5,60,000, तो 5,60,000 आईटीसी जोड़ दो, ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 लाख, टोटल कितना हो गया आपका 6,60,000 में से 2 लाख यूज कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 4,60,000 आपका बच गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो पहले तो आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, पहला पार्ट तो आपने निकाल दिया 4,60,000। दूसरा पार्ट, अब बताओ यूज जो है क्या कहते हैं आपने कितना किया, तो भाई 4,60,000 का तो क्लोजिंग पड़ा है, आपने जो है क्या कहते हैं यहां पर रोंगली लिया कितना है 560, बट 560 में से 460 का तो बैलेंस पड़ा है, तुमने यूज कहां किया, तो हमेशा जो है ये माना जाएगा कि मैंने अच्छा आईटीसी यूज किया जब तक कि आपका बैलेंस ही कम ना हो जाए। तो यहां पर 560 का आपने रोंगली आईटीसी लिया था, उसमें से आपने 460 का जो क्या कहते हैं बैलेंस पड़ा है, तो क्या माना जाएगा सिर्फ 1 लाख का आईटीसी आपने क्या किया है गलत यूज किया है। तो 1 लाख का आपने आईटीसी यूज किया है, तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। कहां से लगना शुरू होगा, डेट कहां मानी जाएगी, डेट मानी जाएगी जो भी आपकी यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है देखो पढ़वाता हूं आपको कि डेट कौन सी मानी जाएगी। डेट मानी जाएगी आपकी, दो बातें होती हैं, डेट कौन सी मानी जाएगी, डेट मानी जाएगी इसकी डेट मानी जाएगी 18%, रेट भी 18% लगता है, ये बात तो बता दी। और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल अभी मैंने आपको निकाल के बताया कैसे निकालते हैं, आईटीसी रोंगली यूज्ड, सॉरी आईटीसी रोंगली अवेल्ड माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेजर, इस तरह से माइनस करके आपको निकालना होता है कितना, कितने के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा डेट कहां से ली जाएगी, अगर आपने जो है अगर आपने रिटर्न फाइल करी और रिटर्न फाइल करने की वजह से आपका यूज आपने जो है किया है, जो आपका बैलेंस कम गिरा है वो किस वजह से गिरा है, रिटर्न की वजह से गिरा है। अगर
जो बैलेंस गिरा है वो रिटर्न की वजह से गिरा है, तो लिखा जाएगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। जैसे कि आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न थी 20 तारीख, बट आपने रिटर्न भरी 25 तारीख को, तो हम 20 तारीख से क्या लगाना शुरू कर देंगे, इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। और अगर आपने जो है क्या कहते हैं रिटर्न नहीं भरी, बट फिर भी आपने किसी वजह से ई क्रेडिट लेजर को जो है डेबिट किया, तो जिस भी दिन आपने डेबिट किया उस दिन से क्या लगना शुरू होगा, इंटरेस्ट। अब मैं तो रिटर्न वाला एग्जांपल लूंगा, तो रिटर्न वाला एग्जांपल देखो यहां मैंने बना रखा है कि मैंने रिटर्न भरी थी और रिटर्न में यूज किया, तो इस केस में इस पे इंटरेस्ट लगना कब शुरू होगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब यहां जो है डेट ऑफ यूज माना जाएगा, यहां पर मैंने क्या कहते हैं अपना रिटर्न भरी थी और अज्यूम डेट ऑफ रिवर्सल, अच्छा रेट ऑफ रिवर्सल दे रखी है, तो ड्यू डेट अपना रिटर्न की डेट दे ही नहीं रखी कब भरी, तो यही मान लें कि टाइम पे भरी होगी, तो जो भी इसकी रिटर्न की ड्यू डेट थी जो कि क्या थी 20/4, तो 20/4 जो है रिटर्न की ड्यू डेट थी, तो हम मान लेंगे इसने 20/4 को जो है क्या किया होगा, आईटीसी यूज किया होगा, और 20/4 से ही जो क्या कहते हैं क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। और कब तक इंटरेस्ट लगेगा, जब तक जो है रिवर्सल नहीं करते। रिवर्सल कब की है, 20/5 को, तो वहां तक जो है 1 महीने का इसका जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। मैंने दिन कैलकुलेट कर रखे हैं, 31 दिन बना रखे हैं, 30 या 31 जो भी आएंगे उसका जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आपका रोंगली अवेल्ड आईटीसी लास्ट वाले जो क्लोजिंग बैलेंस से कम हो जाए, ये लेजर गलत बना रखा है, छोड़ो इसको। तो मतलब कुल मिला के समरी क्या है, समरी यही है कि 53 में इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपका रोंगली अवेल्ड आईटीसी क्लोजिंग बैलेंस से कम हो जाए तब इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। किस अमाउंट पे, अमाउंट निकालते हैं रोंगली अवेल्ड आईटीसी माइनस क्लोजिंग बैलेंस, जो अमाउंट आती है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। डेट कौन सी होती है, डेट होती है फाइलिंग की डेट या फिर अपना ड्यू डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और अगर किस रिटर्न भरने की वजह से नहीं डेबिट हुआ है, किसी और वजह से डेबिट हुआ है, तो फिर उस वो डेबिट की डेट क्वेश्चन में दी होगी। ये इंटरेस्ट का टॉपिक करके जाना एग्जाम के लिए मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि 53 के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, जब से अमेंडमेंट हुई है तब से कभी नहीं आया, तो कभी ना कभी तो आएगा, क्या पता आपका अटेम्प्ट ही हो, तो इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं करके जाना। इसके अलावा चैप्टर तो हो चुका है खत्म, मैं एक बार देख लेता हूं कुछ बचा तो नहीं है, थ्योरी थ्योरी रीडिंग रीडिंग बची हो तो बता देता हूं आपको, 2 मिनट लगेंगे। तो 51 के अंदर तो मैंने आपको बता दिया 18% वो चार्ट बना दिया, सफिशिएंट है। 52 के अंदर कोई खास बात है नहीं, 53 भी आपको भी पढ़ाई दिया है। हालांकि एक्ट में 24% रेट लिख रखा है, बट करंटली कितने परसेंट नोटिफाई कर रखा है, 18%, तो आपको 18% के हिसाब से ही लगाना है। और 51 लगता था अगर आपने टैक्स ना भरा हो तब, 53 कब लगता है, आईटीसी रोंगली अवेल्ड एंड यूज्ड, ये डिफरेंस याद रखना। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपना एग्जाम्पल मैंने आपको कराई दिया है और टेबल मैंने आपको कराई दी है, और ये किसी काम के है नहीं, दोनों सेक्शन खत्म हो जाता है, बट अमेंडमेंट बच जाती है। अमेंडमेंट आपको इस चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट आई है, वो क्या अमेंडमेंट आई है, वो 53 के ऊपर ही अमेंडमेंट आई है। तो जहां अमेंडमेंट होती है तो क्या पता उसका आतामाजी सटकली हो जाए उस बंदे का, एग्जामिनर का, तो इसलिए ध्यान से करना। तो बस अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि आईटीसी रोंगली यूज जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हम निकालते हैं आईटीसी रोंगली अवेल्ड माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। यहां अमेंडमेंट आई है आईजीएसटी के लेकर कि अगर आईजीएसटी का आईटीसी आपने रोंगली क्या किया है, अवेल किया है, तो आप आईटीसी ऑफ आईजीएसटी रोंगली अवेल्ड उसमें से क्या माइनस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सिर्फ आईजीएसटी का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करोगे, ये सबका मिलाकर माइनस करोगे, तो सबका मिलाकर जो है माइनस करेंगे, सबका किस किस का, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का, सेस का नहीं मिलाना, क्योंकि सेस का आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड वाइल पेइंग ऑफ आईजीएसटी। सेस का आईटीसी सिर्फ यूज हो सकता है सेस की पेमेंट के अंदर, तो इसीलिए यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर तीनों आईटीसी आएंगे और यहां सिर्फ आईजीएसटी का आएगा, ये अमेंडमेंट थी। तो बाकी उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में कुछ बताया नहीं कि सीजीएसटी का कैलकुलेशन करना होगा तो कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन आने के चांस फिर आईजीएसटी के ही बन जाते हैं कि आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा था आपने, रोंगली अवेल किया, और क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होगा सीजीएसटी का भी, एसजीएसटी का भी और आईजीएसटी का भी, तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, तब पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट आपने रोंगली क्या किया है, यूज किया है। फिर उसी के ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। डेट कौन सी होगी, दो में से अर्लियर, रिटर्न की डेट या फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विच एवरेज अर्लियर। इसी के साथ मैं इसको करता हूं खत्म। इसकी डिटेल देखनी हो तो आप अमेंडमेंट लेक्चर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट
लेक्चर के अंदर जो भी हमारा अगले चैप्टर का होगा। बाय बाय, टेक केयर।